एवरीवन। तो आज फिर से आपका वेलकम है हमारे इस चैनल पे बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी में। तो हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, भारत में राष्ट्रवाद। तो उसका आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसान आंदोलन के बारे में, और इसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे खेरा आंदोलन हो गया, फिर से और आंदोलन है उस चीज़ के बारे में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मोपला आंदोलन है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग फुल डिटेल में पढ़ेंगे, वो भी NCERT बेस्ड है। ठीक है, तो ये वीडियो जो है अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसको शेयर सबसे ज़्यादा कीजिए ताकि और बच्चों के पास ये वीडियो जाए और सारे बच्चे इसको सब्सक्राइब करें और ये चैनल आगे जाए थोड़ा। ठीक है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और अच्छा कर सके। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। क्या हमारा है टॉपिक किसान आंदोलन के बारे में। तो देखिए 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतीय अर्थव्यवस्था बार बार पड़ने वाले अकाल से त्रस्त थी। मतलब देखिए क्या हो रहा था, जब इतनी सारे भारतीय अर्थव्यवस्था जो है ये अकाल की स्थिति में जब पड़ रही थी, तो इससे क्या हो गए थे, तो भारतीय किसान जो हो गए थे वो त्रस्त हो गए थे। भूख से लाखों किसान जो थे और अन्य कमज़ोर वर्ग के लोग, उनकी मृत्यु हो रही थी। मतलब भूख के कारण क्या हुआ था, लाखों लोग मर रहे थे, अन्य जो कमज़ोर वर्ग थे वो भी मर रहे थे। उसके बाद है 1876 और 78, 1896 और 97 और 1899 से 1900 के भीषण दुर्भिक्षों से यह स्पष्ट होने लगा कि उत्पीड़न भूमि पर कर नीति का क्या फल होता है। भारत के भिन्न भिन्न जगहों पर इसके खिलाफ किसानों ने आंदोलन किए। मतलब देखा जा सकता है कि इतने सारे आंदोलन हुए तो उसमें बहुत सारे किसान जो है भूख के मारे मर रहे थे। तो इसमें देखा गया कि क्या किया गया, तो इस चीज़ से मतलब स्पष्ट हो रहा था कि किसान जो है इसके विरोध में आंदोलन करें। उसके बाद है परिणाम स्वरूप अंग्रेजी भू राजस्व, ठीक है, नीतियों में परिवर्तन कर विभिन्न टेनिसो एक्ट पारित किए गए, परंतु ये पर्याप्त नहीं थे। मतलब ऐसे देखा जा सकता है तो बहुत सारे जो एक्ट थे उसको पारित किया गया किसके, किसान के हित में, लेकिन वो किसानों के हित के लिए सही नहीं था। वो सही नहीं था कि किसानों के हित में किया जा रहा है, और अंग्रेज लोग किसान के हित में कुछ कर ही नहीं रहे थे। कांग्रेस की स्थापना 1885 के बाद प्रारंभिक 15 से 20 वर्षों तक कृषक समस्याओं को लेकर विशेष कार्य नहीं हो पाया। हालांकि कांग्रेस अपने हर अधिवेशन में इन विषयों पर ध्यान देने का प्रयास करते थे। देखिए अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा क्या आता है, तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1885 ईस्वी में। इसको याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1885 ईस्वी में। देखिए जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो वो जो कृषक समस्याएं थी इस पर विशेष रूप से ध्यान नहीं देती थी। हालांकि देती थी, अपने हर अधिवेशन में इस विषय पे बात करती थी, लेकिन जितना ध्यान देना चाहिए उतना नहीं देती थी। हाँ होता है ना, ऐसे पूछ लेना सिर्फ, तो वैसी चीज़ें करती थी कि नॉर्मल पूछ लेती थी हो गया, लेकिन विशेष रूप से ध्यान नहीं देती थी उस चीज़ पे काम करके। वो क्या करती थी, नहीं करती थी मतलब किसानों का जो समस्या था उसका समाधान नहीं कर रही थी। महात्मा गांधी के भारतीय राजनीति में पदार्पण के साथ ही किसान आंदोलन को एक नई दिशा मिली। भारत के विभिन्न जो जगह हैं वहाँ पर प्रमुख किसान आंदोलन हुए, जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन का पथ जो है प्रदर्शन किया, और इस प्रकार थे वो चीज़। मतलब देखा जाए तो महात्मा गांधी जो है वो विभिन्न जगहों पर जा कर के किसान आंदोलन को बढ़ावा दे रहे थे। तो उस चीज़ में पहला जो उनका कदम था वो था चंपारण आंदोलन। अब यहाँ देखिए ये फर्स्ट कदम किसका था, गांधी जी का, जब वो किसान के हित में चाहते थे क्या, चंपारण आंदोलन। तो उसके बाद देखिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं चंपारण आंदोलन के बारे में। तो ये कब हुआ था, 1917 में। ठीक है, चंपारण जो आंदोलन था 1917 में हुआ था। देखो बंगाल तथा बिहार के नील उत्पादक
कृषकों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। यानी बिहार और बंगाल में देखा जाए तो जो नील उत्पादक किसान थे, यानी जो नील का उत्पादन करते थे किसान लोग, उनका स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय था। विशेषकर बिहार के नीले गोरे द्वारा 3 कटिया व्यवस्था प्रचलित थी, जिसमें किसानों को अपनी भूमि के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करनी पड़ती थी। मतलब विशेष कर देखा जाए तो बिहार में क्या किया जाता था, तो किसान थे उनको 3 कट्ठा मतलब 20 जो भाग है उसमें से 3 भाग पे क्या करना था, तो नील की खेती करना था। 3 कटिया प्रणाली इसी को बोला जाता था। और ये चीज़ क्या था, तो ये किसानों के लिए बहुत दिक्कत की बात थी। क्यों थी, आगे हम लोग पढ़ेंगे। चलो, यह सामान्यतः सबसे उपजाऊ भूमि होती थी। नील की खेती करना क्या होती है, तो उपजाऊ भूमि पे की जाती है। मतलब नील की खेती अगर की जाएगी ना तो उसमें भूमि की उर्वरकता ज़्यादा लगती है। अगर उसमें नील की खेती की जाएगी तो वो बहुत दिनों तक क्या होगा, उस पर कुछ उत्पादन नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें उर्वरकता जो है चली जाती है। ठीक है, नील की खेती करने से उर्वरकता कम हो जाती है। उसके बाद है देखिए, किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे क्योंकि इससे भूमि की उर्वरकता कम हो जाती है। सही बात है। अगर जब भी कोई किसान जो है नील की खेती करते थे तो इससे क्या होता था कि उनकी भूमि में जो है उर्वरकता की कमी आ जाती थी। यद्यपि 908 में 3 कटिया व्यवस्था में कुछ सुधार लाने की कोशिश की गई। यानी 1909 में क्या हुआ कि इसमें कुछ ये जो 3 कटिया व्यवस्था थी इसमें कुछ सुधार लाने का कोशिश किया गया, परंतु इससे किसानों की गिरती हुई हालात में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसमें हम कह सकते हैं कि जो किसान की हालत दिन प्रतिदिन बद से बदतर होते जा रही थी, तो इसमें कोई चीज़ का सुधार नहीं हुआ। बागान मालिक किसानों को अपनी उपज एक निश्चित धनराशि पर केवल उन्हें बेचने के लिए ही बाध्य करते थे, और यह राशि बहुत ही कम होती थी। यानी जो बागान के मालिक होते थे, जो मालिक किसान होते थे, वो बस एक उपज के लिए अपना एक निश्चित जो है क्या करते थे, धनराशि मतलब पैसा फिक्स कर देते थे कि हम इतना के लिए इतना ही देंगे। और इससे क्या होता है, किसानों के लिए बहुत दिक्कत होता था। और इस समय जर्मनी के वैज्ञानिक ने कृत्रिम नीले रंग का उत्पादन करना शुरू कर दिया था। मतलब इसी समय क्या हुआ कि जो जर्मनी है वहाँ पर वैज्ञानिक लोगों ने क्या हुआ कि कृत्रिम तरीके से वो भी क्या करने लगे, तो नील का उत्पादन करने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के बाजारों में भारतीय नील की मांग जो है गिर गई। इससे क्या हुआ, अब देखिए, अब मानिए एक चीज़ जो है भारत में उत्पादन किया जा रहा है, क्या मान लीजिए नील ही है, और वो कहीं नहीं अभी उत्पादन हो रहा है, पूरे विश्व में कहीं नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ हो रहा है, भारत में। तो इस चीज़ का तो मांग ज़्यादा होगा ना कि आखिर ये चीज़ क्या है। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि जब मानिए दूसरा देश है कोई आता है, जर्मनी एग्जाम्पल में लीजिए, यही चीज़ लीजिए, जर्मनी जो है वो भी क्या करने लगता है, तो नील की खेती वो भी उत्पादन करने लगता है, किसे, कृत्रिम तरीके से। तो ये भी लोगों को मन में सोच, चलो ये कृत्रिम तरीके से ये कर रहा है तो देखते हैं कैसे। तो इससे क्या हुआ कि जो पहले वाला जो हमारे यहाँ जो उत्पादन किया जा रहा था नील का, तो उसका तो कीमत थोड़ा गिरेगा ही ना। तो इससे क्या हुआ कि जब जर्मनी ने वैज्ञानिक अपने कृत्रिम तरीके से नील का उत्पादन शुरू किया, तो जो भारतीय नील का उत्पादन हो रहा था वो कम हो गया, मतलब उसकी मांग जो है गिर गई। चंपारण के अधिकांश बागान मालिक यह महसूस करने लगे कि नील के व्यापार में अब उन्हें अधिक मुनाफा नहीं होगा। मतलब अब जो चंपारण के किसान थे, मतलब बागान वाले मालिक थे, उनको यह चीज़ फील होने लगा कि शायद अब नील की व्यापार करने से उन्हें कोई अधिक मुनाफा नहीं होगा, नहीं तो पहले उनको बहुत मुनाफा होता था। इसलिए मुनाफे को बनाए रखने के लिए उन्होंने अपने घाटे को किसानों पर लादने की शुरू की। मतलब उन्होंने क्या किया, जब वो देख रहे थे कि हमारे ऊपर इतना लॉस हो रहा है, तो वो क्या करने लगे, तो अब वो चीज़ किसानों पर ही लादने लगे। तो देखिए, इसके लिए जो रास्ते उन्होंने अपनाए, उनमें से किसानों से यह कहा गया कि यदि वे उन्हें एक बड़ा मुआवजा दे दे तो किसानों को किसानों को क्या है, नील की खेती जो है मिल सकती है मुक्ति। मतलब अगर वो चाहते हैं कि जो किसान है, मालिक हैं, ठीक है, अगर वो मालिक को एक बड़ा मुआवजा दे दे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, किसान से वो लोग क्या करेंगे, नील की खेती नहीं करवाएंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त क्या हुआ था कि उन्होंने लगान भी अधिक वृद्धि कर दी थी। तो देखिए,
नीलों के अत्याचार के से चंपारण के किसान जो है त्रस्त हो गए। और इसी समय 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में चंपारण के ही किसान राजकुमार शुक्ल ने सबका ध्यान इस समस्या की ओर आकृष्ट कराया तथा महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध किया। इसी बीच में क्या हुआ कि जब वो देख रहे कौन, राजकुमार शुक्ल जो एक किसान थे, उन्हें जब ये चीज़ महसूस होने लगा कि नहीं भाई, अब हम लोग पे बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा है, अब हमसे सहा नहीं जा रहा है, तो उन्होंने क्या किया, 1916 में जब कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था तो उन्होंने क्या किया कि महात्मा गांधी से अनुरोध किया कि वो चंपारण में आए। जब गांधी जी मोतिहारी चंपारण जिला कार्यक्रम पहुंचे तो उनकी उपस्थिति की जन शांति के लिए एक खतरा समझा गया। मतलब जब वो मोतिहारी जो चंपारण है वहाँ पर पहुँचे तो उनकी उपस्थिति जो है जन शांति के लिए एक खतरा समझा गया। सरकार द्वारा उन्हें चंपारण छोड़ने का आदेश दिया गया, परंतु गांधी जी ने क्या किया, वहाँ की जनता के प्रति अपने दायित्व को समझते हुए इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। यानी गांधी जी को ये कहा गया कि आपका वहाँ रहना ठीक नहीं है, आप वापस चले जाइए, कहाँ, जहाँ रहते थे, लखनऊ। तो उन्होंने क्या किया कि जो जनता है उनकी बातों को प्रति अपने दायित्व को समझा कि जनता हमको बुलाई है अपने काम के लिए, तो हम अभी नहीं जाएंगे। तो उन्होंने अपने दायित्व को समझा और इस आदेश को क्या किया, उन्होंने इनकार कर दिया। तत्काल ही उन्हें गिरफ्तार कर उन पर जिला न्याय के मुकदमे चलाए गए और उसी समय क्या किया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और जिला न्यायालय में मुकदमा चलाया गया। परंतु बिहार सरकार ने कमिश्नर और जिला न्याय को यह आदेश दिया कि मुकदमे को वापस लिया जाए। लेकिन क्या किया कि जो सरकार कमीशन है और जिला न्याय है, ये आदेश दिया गया, बिहार की जो सरकार थी उसने कमिश्नर और जिला न्यायालय को ये आदेश दिया कि ये मुकदमा क्या करना है, वापस ले लीजिए आप लोग। तो इसके साथ गांधी जी को भी किसी प्रकार का आंदोलन करने का निषेध किया गया, परंतु उन्हें किसानों के कष्टों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता भी दी गई। इस क्रम में गांधी जी ने पहली बार बिहार के किसानों की समस्या, विशेषकर चंपारण के किसानों की समस्याओं को समझा। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि गांधी जी के दबाव पर सरकार ने चंपारण एग्रियन कमेटी का गठन किया और गांधी जी ने इस कमेटी के सदस्य बने। ठीक है, इस कमेटी ने यह सिफारिश दी कि तिनकठिया व्यवस्था समाप्त की जाए और इसके साथ ही अन्य कर भी समाप्त किए जाए। मतलब ये जो कमेटी बैठा था, इसके अध्यक्ष कौन थे, गांधी जी। और इस कमेटी में ये सिफारिश दी गई कि तिनकठिया जो प्रणाली है उसको ख़त्म किया जाए और जो कर लिया जाता है किसानों से वो भी समाप्त कर दिया जाए, जो कि किसानों को देने पड़ते थे, जो कि किसान जो है कर देते थे उसको भी खत्म किया जाए। बढ़ते हुए लगान की दरें को भी कम की जाए और वसूली अवैध रूप से किसानों से की जा चुकी थी उसका 20% जो है किसानों को लौटाया जाए। यानी जो मतलब लोग थे, जो मालिक होते थे, जो अंग्रेज़ थे, वो किसानों से क्या कर चुके थे, तो उनसे जो कर लेना था वो बहुत ज़्यादा वसूल कर लिए थे, तो उससे क्या करना था, तो 20% उनको वापस करना था। तो देखिए, इस कमेटी के सिफारिशों को 1919 में चंपारण के एग्रियन एक्ट के रूप में पारित किया गया और यद्यपि यह आंदोलन किसानों की समस्याओं से संबंधित था, परंतु गांधी जी के अधिकांश सहयोगी जो शिक्षित मध्यम वर्ग से थे, जैसे राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, गोरख प्रसाद, ठीक है, उसके बाद ब्रिज किशोर प्रसाद, धरणीधर प्रसाद आदि ने चंपारण सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। स्थानीय महाजनों और गांव के मुख्यतारों ने भी इसमें जो है गांधी जी का सहयोग दिया था। चूँकि गांधी जी ने क्या किया कि इस आंदोलन में अपने सिद्धांतों सत्य और अहिंसा को आधार बनाया था, इसलिए इसे हम लोग क्या बोले थे, चंपारण सत्याग्रह के नाम पे। यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि चंपारण सत्याग्रह को चंपारण सत्याग्रह के नाम से क्यों जाना गया, उसको सत्याग्रह क्यों कहा गया, तो आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम सत्याग्रह क्यों कहेंगे, क्योंकि गांधी जी अपने सिद्धांत जो था उनका सत्य और अहिंसा, इसी के आधार पर उन्होंने चंपारण में
सत्याग्रह किया था, इसी के कारण हम लोग क्या बोलते हैं, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चलो अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, खेरा आंदोलन। अब दूसरा इनका क्या कदम था बिहार में किसानों के लिए, तो दूसरा आंदोलन था खेरा आंदोलन। तो चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। देश के अन्य भागों में भी किसानों के आंदोलन हुए। गुजरात के खेरा जिले में गांधी जी ने लगान की माफ़ी के लिए किसानों की मांग का प्रदर्शन किया, क्योंकि 1917 में अधिक बारिश के कारण खरीफ फसल को व्यापक क्षति पहुंची थी। लगान कानून के अंतर्गत ऐसी स्थिति में माफ़ी का प्रावधान नहीं था। सरकार ने इस आधार पर यह मांग अस्वीकार कर दी कि किसानों को लगान नहीं देने के लिए बाहर के लोग भड़का रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है सरकार यह आरोप जो है निराधार था। सरकार का यह जो आरोप था वो निराधार था। 22 जून 1918 को गांधी जी ने सत्याग्रह का आह्वान किया, जो वस्तुतः 1 महीने तक जारी रहा। इसी बीच रबी की अच्छी फसल होने और सरकार द्वारा भी दमनकारी उपाय समाप्त करने की स्थिति काफ़ी बदली, और गांधी जी ने क्या किया, जो सत्याग्रह था उसका समाप्त करने की घोषणा कर दी। यानी हम कह सकते हैं कि खेरा आंदोलन में क्या किया गया कि अधिक बारिश हुआ था, कहाँ पे, गुजरात के खेरा जिले में, और वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि जब अधिक बारिश हुआ था तो उसके कारण क्या होती, जो रबी फसल थी, खरीफ फसल जो थी उस पर काफ़ी क्षति पहुँची थी, और लगान जो है उस पर सरकार ने लगा दिया था, और उस लगान को किसान को चुकाना था, लेकिन किसान जो है नहीं चुका पा रहे थे, क्योंकि उनके पास खरीफ फसल हुआ नहीं है, सब बर्बाद हो गया है, क्षति पहुंच गई है, तो उनको कोई फ़ायदा हुआ नहीं, तो वो पैसे कहाँ से लाएंगे या फिर चुकाएंगे कैसे लगान को। तो वो सरकार से चाहते थे कि माफ़ी ऐसा प्रावधान रखा जाए, लेकिन सरकार जो है ये जो है आंदोलन नहीं हटा रही थी। तभी जो है गांधी जी ने इसका विरोध किया और सत्याग्रह का आह्वान किया, जो कि 1 महीने तक जारी रहा था ये चीज़। और इसी बीच में क्या हुआ कि एक रबी फसल जो होती है वो फसल जो है होने लगी, और वो अच्छी खासी फसल हुई थी। तो इसके कारण क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें जो है बदल गई, यानी जो खरीफ फसल थी उसका बर्बादी हुआ था, तो ये रबी फसल से उसका क्षतिपूर्ति सब बराबर हो गया। तो सरकार भी इसे मतलब मान गई, और जो लोग थे जो लगान हटाना था तो वो भी हट गया, और गांधी जी ने उसी समय अपना सत्याग्रह समाप्त करके वापस ले लिया। चलिए उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या, तो देखो थोड़ा सा बात है क्या है, इस सत्याग्रह के गुजरात के ग्रामीण क्षेत्र में भी किसानों में अंग्रेज की शोषण मूलक कानूनों का विरोध करने में साहस जगा। मतलब अब वो क्या कर सकते थे, तो जो अंग्रेज थे उनके खिलाफ में क्या कर सकते थे, आंदोलन कर सकते थे। मतलब ये आंदोलन जो है एक महत्वपूर्ण रखता है अपने मतलब एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है अपने आप में। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, मोपला विद्रोह के बारे में। तो मोपला विद्रोह क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए मोपला विद्रोह भी कब हुआ था, तो 1917 में ही ये भी आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं, ये आंदोलन कब हुआ था, क्यों हुआ था। चलिए देखो, आधुनिक केरल राज्य के मालाबार तट पर भी किसानों का एक बड़ा जो विद्रोह हुआ था। कहाँ पर, केरल में, कहाँ पे, किस राज्य में, तो मालाबार तट के पास किसान जो है एक बड़ा विद्रोह कर रहे थे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोपला विद्रोह। मोपला जो है स्थानीय पट्टेदार और खेतीहर थे, ठीक है, जो इस्लाम धर्म के अनुयायी थे, जबकि स्थानीय जो है एक मिनट, ये क्या था, तो स्थानीय जो नंबूदरी और नायर नाम के जो भूस्वामी थे वो उच्च जातीय हिंदू थे, और अन्य भूस्वामियों की तरह इन्हें भी सरकारी संरक्षण प्राप्त था, और पुलिस एवं न्यायालय भी इनका ही समर्थन करती। यानी जो नंबूदरी और नायर जो भूस्वामी थे ये उच्च जाति के हिंदू थे, और इन्हीं का सपोर्ट कौन कर रहा था, तो सरकारी संरक्षण भी इनको प्राप्त था, और पुलिस और न्यायालय भी इनका समर्थन कर रही थी। और 19वीं शताब्दी में मोपला किसानों पर जो है लगान का बोझ जो है बढ़ता गया, और भू संबंधी उन्हें अधिकार नियंत्रित किए जाने लगे। मतलब इससे
उत्पन्न असंतोष ने किसानों एवं जमींदारों के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा कर दी, जो दुर्भाग्यवश सांप्रदायिक हिंसा में भी परिवर्तन हो गया। सन 1921 में एक नई स्थिति उत्पन्न हो गई जब कांग्रेस ने किसानों के हित में भू राजस्व सुधारों की मांग की और खिलाफत आंदोलन को समर्थन दे दिया। इस नई स्थिति को उत्साहित होकर मोपला विद्रोह ने एक धार्मिक नेता अली मुसालियार ने अपना राजा घोषित कर दिया और सरकारी संस्थानों पर हमले आरंभ कर दिए। परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए अक्टूबर 1921 को विद्रोहियों के खिलाफ सैनिक कार्रवाई आरंभ हुआ। दिसंबर 10,000 से अधिक विद्रोह मारे गए और 50,000 से अधिक बंदी बना लिए गए। इस प्रकार जो है यह विद्रोह धीरे धीरे समाप्त हुआ। मतलब कह सकते हैं कि इसमें जो उच्च जाति के जो हिंदू जाति के लोग थे उनको क्या था, तो उनको पुलिस भी अधिकार दिया था और जो न्यायालय के लोग थे उनका भी अधिकार प्राप्त था। इनको हर चीज़ से वो संपन्न थे। लेकिन जो छोटे थे उनके साथ असंतोष था। तो इसके विद्रोह में क्या हुआ कि 1921 में जो है कांग्रेस ने मतलब जो लोग थे उन्होंने आंदोलन शुरू किया था। तो धीरे धीरे ये आंदोलन जो है खिलाफ सैनिकों की कार्रवाई आरंभ हो गई थी। और दिसंबर में क्या हुआ कि 10,000 से अधिक लोग जो है इस विद्रोह में मारे गए और 50,000 से अधिक लोग बंदी बना लिए गए। और इस प्रकार ये जो आंदोलन था वो धीरे धीरे कम हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है बरदोली आंदोलन। ठीक है, बरदोली आंदोलन भी है थोड़ा सा, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं इस वीडियो में और अगली वीडियो में हम लोग दूसरा पढ़ेंगे। ठीक है, चलो बरदोली आंदोलन ये फरवरी 1928 में हुआ था। देखो इसको याद रखना, बरदोली आंदोलन सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। और इसी प्रकार गुजरात के सूरत जिले में बरदोली तालुक में भी लगान वृद्धि के खिलाफ किसानों में असंतोष की भावना जागृत हुई। सरकार द्वारा गठित बरदोली जांच आयोग का सिफारिश से भी किसान असंतुष्ट रहे और उन्होंने सरकार के निर्णय के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा। यानी जहाँ पर देखा जाए तो वहाँ पर भी क्या था कि बरदोली के खिलाफ में उनसे भी लगान ज़्यादा लिया जाता था। इसके कारण क्या था कि किसानों के अंदर असंतोष की भावना जागृत हुई और इस प्रकार एक गठित क्या हुआ, बरदोली जांच आयोग जो है सिफारिश हुई, आगे आई और इससे भी किसान जो है क्या थे, असंतुष्ट रहे और सरकार ने निर्णय के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। इसमें जो है वल्लभ भाई पटेल की निर्णायक भूमिका थी और इसी अवसर पर सरदार भी कहलाए। मतलब ये जो बरदोली सत्याग्रह हुआ ना, तो इसी समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जो को है हम लोगों ने सरदार के नाम से जाना। उन्होंने किसानों की समस्याओं के प्रति क्या किया, तो इन्होंने इस किसानों के समस्याओं के प्रति बुद्धिजीवियों को भी जागृत किया और महिलाओं की भी इसमें भागीदारी का अवसर प्रदान किया। किसानों के समर्थन में बम्बई में रेलवे हड़ताल हुई और KVM मुंशी और लालजी नारंगी ने क्या कि आंदोलन के समर्थन में बम्बई विधान परिषद की सदस्यता को भी त्यागपत्र दे दिया। फलस्वरूप सरकार ने क्या किया कि मैक्सवेल के नेतृत्व में एक नई जांच समिति का गठन करना पड़ा, जिससे इस वृद्धि को अनुचित माना गया और लगान की दर में सरकार को कमी की और इसी प्रकार ये जो आंदोलन जो है सफल हो गई। अब देखिए एक चीज़ ये है हमारा क्या कि किसान सभा का गठन। ठीक है, किसान सभा का गठन कैसे हुआ था तो इसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।